पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रग डिपेंडेंस तक और बाकी ये सब हमने कवर कर लिया था। और आज की वीडियो में हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ड्रग डिपेंडेंस के बाद जो अगला टॉपिक है ड्रग एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इस टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पूरा जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आएगा जैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है ये कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये भी जो भी जितने भी टॉपिक है, रिसेप्टर्स हुआ, रिसेप्टर के टाइप्स और ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट। तो ये ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है, जीपीसीआर है, आयन चैनल रिसेप्टर, इनके बारे में जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है आज, जो स्टार्ट हम करेंगे वो है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? ये बेसिकली ड्रग से होने वाली एलर्जी है। यानी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उससे क्या है, अलग अलग पर्सन में डिपेंड करता है, तो किसी को एलर्जी हो जाती है। तो वो एलर्जी देखा हो आपने, किसी को रैशेस हो जाते हैं तो कहते हैं ना हम कि ये एलर्जी हो गई। किसी को क्या खुजली हो रही है, किसी को और कुछ हो रहा है, स्किन पे इरिटेशन, आइज में इरिटेशन हो रहा है, ये एलर्जी होती है। ये क्या ड्रग से होती है। अब इनकी भी टाइप है, ये रहते हैं 4 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, कोई पूछे आपसे कितने टाइप की होती है तो आप बताओगे 4 टाइप की, 1 2 3 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब इसमें से जो टाइप 1, 2 एंड 3 है वो है ह्यूमरल, और जो 4 है वो रहती है सेल मीडिएटेड। ओके, अब इसमें भी एक और चीज है, एक ट्रिक है, आप याद करोगे एसिड। आपको कहना है याद, एसिड, ACID। अब एसिड से आप कैसे याद करोगे? ए से होगा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ए से होगा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये नाम है हमारा टाइप 1 का। ऐसे ही सी से होगा साइटोटॉक्सिक रिएक्शन या साइटोलाइटिक रिएक्शन, ये किसका नाम है? टाइप 2 का। ACI, आई से होगा इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, ये है नाम हमारा टाइप 3 का। और डी से है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ये है हमारे टाइप 4 का नाम। एनाफाइलेक्टिक को हम कहते हैं इमीडिएट रिएक्शन या इमरजेंसी रिएक्शन। ऐसी आई इम्यूनोजेनिक को हम कहते हैं रिटार्डेड रिएक्शन और आर्थक रिएक्शन। ये है टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, और ये हमने पढ़े उनके नाम। अब इनको डिटेल में करेंगे। पहले आता है टाइप 1। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी वर्क करेगी? इसमें वर्क करेगी IgE। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये जो I है ये इस तरह से का है, तो इसमें आप देख लो कि अगर इसको मैं थोड़ा बीच में एक और डंडा बना दूं तो E बन जाएगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, एक ट्रिक मतलब कर सकते हो आप इमेजिन। तो हो जाएगा इससे IgE एंटीबॉडी वर्क करेगी। ये हमारा क्या होता है, बी सेल इसमें काम करता है इस रिएक्शन में। बी सेल पे जो भी होगा वो सब एक्शन बी सेल पे होगा। अब इससे क्या क्या हमारी एलर्जी कॉज हो सकती है तो वो हम जानेंगे। पहली है एंजियोएडेमा। एंजियोएडेमा यानी फेस पे स्वेलिंग आ जाना, तो उसको कहते हैं एंजियोएडेमा। सेकंड है अस्थमा, अस्थमा टाइप 1 में आती है। फिर है रेनाइटिस स्वेलिंग ऑन नोज सेल्स एंड टिश्यू, यानी रनी नोज। फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस, एनाफाइलेक्टिक शॉक, अर्टिकारिया यानी स्किन रैशेस। ये जो सारी रिएक्शन है ये आती है हमारी टाइप 1 में। ओके, अब एंटीजन कॉन्टेक्ट टू सिम्टम्स, यानी जो एंटीजन है वो सिम्टम के कॉन्टेक्ट में आने में कितना टाइम लेता है? 2 से 30 मिनट्स।
2 से 30 मिनट्स लेगा। और जो एंटीजन होता है इसमें वो होता है हमारा सॉल्युबल, और जो इफेक्टर मैकेनिज्म होती है वो हमारी मास्ट सेल के थ्रू होती है। सो ये है हमारा टाइप 1 के बारे में हमने जाना। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में एंटीबॉडी देखेंगे, इसमें है GM, यानी आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग ये टाइप 2 है, यानी इसमें 2 एंटीबॉडी काम करेगी। तो ये ट्रिक ऐसे आप सोच सकते हो कि दो टाइप 2 में 2 एंटीबॉडी काम करेगी। दो कौन सी है? गुड मॉर्निंग IgG IgM। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें भी बी सेल है, ठीक है। अब ये था क्या था? साइटोटॉक्सिक थी, ACID एसिड, याद है? तो ये आता है साइटोटॉक्सिक में। इसमें क्या रहता है? साइटो RBC का, इसकी कमी से एनीमिया होता है। RBC की क्या है? टूटेंगे। अब इसकी RBC की कमी होगी, उससे होगा एनीमिया, ठीक है। अब ये है हमारा, ये ड्रग लिया, ब्लड में गया, सेल में बाइंड करा, सेल से लाइसिस, डिस्ट्रक्ट हुए सेल, तो इससे क्या होता है? एनीमिया होता है। तो एंटीजन कॉन्टेक्ट टू सिम्टम कितने टाइम लेगा? इसमें है 5 to 8 आवर। उसमें ले रहा था हमारा 2 से 30 आवर, इसमें ले रहा है 5 to 8 आवर। एंटीजन क्या रहता है? सेल की सरफेस पे रहता है, ठीक है। इसमें क्या था? सॉल्युबल था, इसमें सेल की सरफेस पे है। सो ये था हमारा। अब इसमें एक और चीज़ है कि रिएक्शन कौन सी होगी? पहले ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये टाइप 2 में आती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी टाइप 2 में आएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया, ये भी टाइप 2 में आएगा। तो ये थे हमारे 2 टाइप। अब चलते हैं हम अगले टाइप पे, टाइप 3। टाइप 3 है हमारा, ये भी 20 है इसमें, ओके। जो इसमें एंटीबॉडी है वो है IgG। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो ये टाइप 3 है, 3G से याद कर सकते हो, 3G नेटवर्क। सो IG, अब कोई पूछे टाइप 3 किस में आता है तो आप बोलोगे 3, यानी 3G। इसमें एंटीबॉडी वर्क करेगी हमारी IgG, और इसमें क्या रहता है? एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और ये आता है हमारा इम्यूनोजेनिक एसिड, याद करा था हमने एसिड, तो आता है इम्यूनोजेनिक रिटार्डेड रिएक्शन, आर्थर रिएक्शन, इसके नाम है। अब इसमें क्या क्या हमारे एलर्जी है तो ये पढ़ेंगे। पहला है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये टाइप 3 में आता है। एंडोकार्डाइटिस टाइप 3 में आएगा। नेफ्राइटिस, गुड पोस्चर सिंड्रोम, आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ये सारे जो रहते हैं हमारे आते हैं टाइप 3 में। अब एंटीजन कॉन्टेक्ट टू सिम्टम 2 से 8 आवर, ओके। एंटीजन इसमें रहता है सॉल्युबल, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें था, ये याद रखना, ठीक है। ये वैसे इतना है नहीं यहाँ पे, लेकिन याद रखना 2 से 8 आवर। इफेक्टर मैकेनिज्म क्या है इसमें? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसकी क्या है? इफेक्टर मैकेनिज्म। सो ये था हमारा टाइप 3। अब चलते हैं अगले टाइप पे, अब है टाइप 4। अब देखना, बाकी जो 3 टाइप थे उसमें क्या था? बी सेल था। टाइप 4 में है टी सेल करेगा, ठीक है। इसमें टी सेल का रोल है। अब इसको हम कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी ये देर से असर देती है। डिलेड नाम में ये अपना वो है कंसेप्ट। इसमें क्या रहता है? एंटीजन रहता है, वो टी सेल के साथ मिलके लिम्फोकाइंस बनाएगा। लिम्फोकाइंस पे अट्रैक्ट होंगे हमारे ग्रैन्युलोसाइट यानी WBC। अट्रैक्ट होने से क्या होगा? कॉज करेगा इन्फ्लेमेशन, ओके। तो ये था। इसमें इफेक्टर मैकेनिज्म क्या है? मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन लीड टू फेगोसाइटोसिस और सेल साइटोटॉक्सिसिटी। मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन लीड टू फेगोसाइटोसिस और सेल साइटोटॉक्सिसिटी। अब इसमें जो सिंड्रोम होंगे हमारे, जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। पहला है एलपोर्ट सिंड्रोम, ये IMP है। एलपोर्ट सिंड्रोम, कोई पूछे कि एलपोर्ट सिंड्रोम किस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के टाइप में आता है तो आपको बताना है टाइप 4, ओके। एलपोर्ट सिंड्रोम। एक और है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, ये भी IMP है। लेप्रोसी, ये भी है।
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके, अब जो इसमें एंटीजन रहता है वो सॉल्युबल होगा या फिर बाउंड होगा, और जो कांटेक्ट टाइम है एंटीजन कांटेक्ट टू सिम्टम वो है 24 टू 72 आवर्स। क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज्यादा टाइम इसमें दिया है क्योंकि इसका नाम ही है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में क्या है, टाइप 1 और टाइप 2, 3, 4 इसके अलग है। टाइप 1 के लिए है, इसमें क्या रहता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम यूज करते हैं एड्रेनलिन, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, डोज रहता है 0.5 mg, और आईवी इंट्रावीनस रूट एड्रेनलिन डाइल्यूट करके देते हैं 1:100,000 रेशियो में, स्लोली इन्फ्यूज करते हैं। ठीक, और दूसरी जो ड्रग है वो है हमारी H1 एंटीहिस्टामिन सेकंड जनरेशन की, तो ये यूज करते हैं। ये है हमारा टाइप 1 के लिए। अब टाइप 2, 3 एंड 4 इसके लिए हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हम देते हैं। इसमें भी कौन सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल डेक्सामेथासोन। ओके, सो ये था हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब अगला हम चलते हैं बिना किसी देरी के अगले टॉपिक पे। ये है हमारा ड्रग कॉज एलर्जी। इसमें क्या है, देखिए एलर्जी करती है जो ड्रग, उनके नाम दिए। पहली एंटीबायोटिक है, इसमें आएगी हमारी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, इंजेक्टेबल रूट से देते हैं। ओके, तो ये कॉज करेगी एलर्जी। फिर है हमारा लोकल एनेस्थेसिया, एंटी टीबी ड्रग, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, एसी इनहिबिटर, ये ओरल है, ओरल वाले। अब चलते हैं अगले पे। अब हमारा देखिए, हमारा हो गया अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। सो फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, ड्रग कैसे कर रही है। हमने काइनेटिक में पढ़ा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन करवा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, मेटाबॉलिज्म करवा रही है और एक्सक्रीशन करवा रही है। फार्माकोडायनेमिक में है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, क्या इफेक्ट देगी, कैसा एक्शन शो करेगी। सो यही सारी चीजें पढ़ते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स में। यही अंतर रहता है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में। अब ड्रग डू नॉट शो एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, यानी सिस्टम यानी सेल या ऑर्गन। ओके, यानी ड्रग कोई न्यू फंक्शन शो नहीं करती सेल या जो भी अपना ऑर्गन है। इसमें क्या, जीन बेस्ड ड्रग आर एक्सेप्शन, यानी जो जीन बेस्ड ड्रग है वो एक्सेप्शन है, वो कुछ भी शो कर सकती है, न्यू फंक्शन शो कर सकते हैं। तो इसमें ये था। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें क्या है, सम ड्रग्स एक्ट बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सम ड्रग एक्ट बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Example, Isofigulae drug, it provides bulkiness to the digestion, bulk laxative used in constipation and diarrhea. ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल है, इसमें gives in poisoning in body and absorb the poison, ये poison में देते हैं, इसके poison को absorb कर लेता है। And acid neutralization of acid, chemical property है इसकी। Majority of drugs are generally targeted the biomolecule protein and starts their action through this process। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग है वो टारगेट करते हैं बायोमोलिक्यूल यानी प्रोटीन को, उसको टारगेट करने के बाद अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दीज प्रोटीन क्या रहते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। इसको हम, ये जो प्रोटीन आते हैं इनको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन। इन पे क्या ड्रग आती है, ड्रग इनको टारगेट करती है और अपना एक्शन शो करती है। सो जो ये प्रोटीन रहते हैं जिन पर ड्रग टारगेट करती है इनको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन। सो ये फंक्शनल प्रोटीन क्या क्या हो सकते हैं, ये में भी अपना एंजाइम हो सकते हैं, आयन चैनल हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, रिसेप्टर हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है और बाइंडिंग साइट है, यानी बाइंडिंग यानी इस पे ड्रग बाइंड करती है। बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल रहता है, इस
पे क्या ड्रग आती है, बाइंड करती है और अपना एक्शन क्या शो करती है। लोकेशन कहाँ पे रहती है, या तो देखिए ये सेल के सरफेस पे रहते हैं या सेल के अंदर रहते हैं। तो ये दो लोकेशन है इसकी। दी सेल्स आर कॉल्ड इफेक्टर सेल। ये सेल, जो ये सेल रहते हैं इनको हम इफेक्टर सेल कहते हैं, जिन पे क्या रिसेप्टर पाया जाता है। इफेक्टर सेल, कोई पूछे इफेक्टर सेल क्या होता है तो बता देना, जिन रिसेप्टर पे, जिन सेल पे रिसेप्टर पाए जाते हैं उन सेल को हम कहते हैं इफेक्टर सेल। रिसेप्टर रिकॉग्नाइज सिग्नल मॉलिक्यूल और लीड मॉलिक्यूल, यानी रिसेप्टर जो होता है वो खुद ब खुद रिकॉग्नाइज, पहचान लेता है कि सिग्नल आ रहे हैं, ड्रग आ रही है, लीड मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक, सो ये था। अब है सिग्नल मॉलिक्यूल। लीड मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ ड्रग। सिग्नल मॉलिक्यूल और लीड मॉलिक्यूल जो भी एक ही है, ये क्या ड्रग है, मतलब ड्रग को हम लीड मॉलिक्यूल कहते हैं या सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं। ड्रग जब बाइंड करती है रिसेप्टर पे तो वो ड्रग अपना एक्शन शो करती है। अब ये रिसेप्टर अपने एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकते हैं, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के बीच में फंसे हो सकते हैं, या फिर सेल के सरफेस पे या फिर सेल के अंदर। ये है, इसमें क्या ड्रग आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा बॉडी पर। अब है अपना ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसमें क्या क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, यानी रिसेप्टर को रहते हैं हमारे, देखिए तो उसमें भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। अब किस तरह से बाइंड करिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एगोनिस्ट है, इसमें क्या रहता है, ड्रग आई, बाइंड करी, अपना एक्शन शो करा। ड्रग बाइंड करी रिसेप्टर पे और रिसेप्टर बाइंड करने पे एक्शन शो हुआ, तो कुछ नहीं, सिंपल है। एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। सो इसमें क्या है, इसकी एफिनिटी रहती है हाई, हाईएस्ट एफिनिटी एगोनिस्ट की +1। ठीक है, +1 हम डिनोट करेंगे +1। इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। अब इसमें कुछ नहीं है, ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर गिव्स सेम फंक्शन एज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन गिव्स, यानी जो ड्रग का फंक्शन होता है वो वही फंक्शन शो करेगी रिसेप्टर पे बाइंड होने पर। तो ऐसे ड्रग को कहा जाता है एगोनिस्ट, यानी वो जो फंक्शन है वही फंक्शन शो कर रही है, कुछ और चीज शो नहीं कर रही है। जैसे प्रोटीन है, विटामिन के एंडोर्फिन ऑटोकॉइड्स आर फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ओके, इनवर्स एगोनिस्ट में क्या है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ड्रग हमने दी, ड्रग का फंक्शन है कुछ और, लेकिन वो ड्रग बाइंड होने पे रिसेप्टर के कुछ और फंक्शन शो कर रही है, उल्टा इफेक्ट शो कर रही है। तो ऐसा कहा जाता है इनवर्स एगोनिस्ट। तो वही इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी पता कितनी रहती है, -1। इसकी थी +1 एगोनिस्ट की, इनवर्स एगोनिस्ट की है -1। एफिनिटी भी रहती है, इनकी भी एफिनिटी रहती है, पर क्या उल्टा उल्टा इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए इनको -1 में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। अब अगला टर्म आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, दीज आर एजेंट दैट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर। यानी देखिए ड्रग आया, रिसेप्टर से बाइंड होना चाह रहा है, लेकिन क्या हुआ, पहले से और कोई सा मॉलिक्यूल आके उस रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, तो जो हमारा मेन ड्रग है वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा है उस रिसेप्टर पे। अब वो बाइंड नहीं हो पा रहा है तो जो ड्रग है हमारा, उसके लिए जो मॉलिक्यूल जो बाइंड हुआ जिसकी वजह से वो ड्रग बाइंड नहीं हो पा रहा है, वो चीज होगी एंटागोनिस्ट। यानी हाँ, एक और चीज, एंटागोनिस्ट कोई इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, कोई इफेक्ट शो करेगा ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, बस वो बाइंड हो जाता है, ब्लॉक कर देता है रास्ता कि जिससे कि कोई लीड मॉलिक्यूल या ड्रग या एगोनिस्ट उस पे बाइंड ना हो पाए। सो ये है एंटागोनिस्ट। तो स्टॉप द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, ब्लॉक द रिसेप्टर। इसकी भी एफिनिटी होती है, ठीक है, यस इट हैज एफिनिटी, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो 0 रहती है, कोई एक्टिविटी शो नहीं करता, बस बाइंड हो जाता है, ब्लॉक कर दिया रास्ता। ठीक है, किसको बाइंड भी नहीं होने दे रहा है, ना कुछ काम कर रहा है, खुद भी काम नहीं कर रहा, ना किसी और को आने दे रहा है कि काम करे कोई। तो ऐसे को कहा जाता है एंटागोनिस्ट। अब है पार्शियल एगोनिस्ट।
इसमें क्या है, एजेंट दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, बट द एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। प्रोड्यूस तो कर रहा है कुछ इफेक्ट, लेकिन जो एगोनिस्ट का जो हमारा मेन ड्रग का जो एक्शन है ना, उसको रोक रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है। तो ऐसो को कहा जाता है पार्शियल एगोनिस्ट। ये फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। यानी मान लीजिए रिसेप्टर है, कोई आया ड्रग लिया, लेकिन वहां पे पहले से ही और कोई सा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जो उस ड्रग को बाइंड नहीं होने दे रहा है उस रिसेप्टर पे। तो ये तो होता है एंटागोनिस्ट। वो खुद असर नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बस बाइंड है, तो ऐसो को कहेंगे एंटागोनिस्ट। लेकिन अगर वो अपनी कुछ इफेक्ट शो कर रहा है रिसेप्टर पे बाइंड होने पे, और किसी दूसरे ड्रग को बाइंड नहीं होने दे रहा है, तो ऐसो को कहेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी है यस इट हैज एफिनिटी, इसकी भी एफिनिटी रहती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो रहती है 0 या -1 या +1। तो ये था। अब आता है हमारा, इसमें एक और नोट है, ओनली ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर इज नॉट एसेंशियल बट इट्स एक्टिवेशन इज नेसेसरी। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ रिसेप्टर पे बाइंड होना ही पर्याप्त नहीं है, इस वो नहीं है जरूरी, रिसेप्टर का एक्टिवेट होना भी जरूरी है, तब जाके इफेक्ट आता है। ठीक। अब इसके बाद है कुछ बेसिक टर्म है, जैसे एफिनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड इट्स रिसेप्टर, यानी ड्रग की एबिलिटी की वो रिसेप्टर से बाइंड हो रही है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, कैपेसिटी टू इंड्यूस अ फंक्शनल चेंज ऑन एनी रिसेप्टर, कैपेसिटी टू इंड्यूस अ फंक्शनल चेंज, यानी किसी रिसेप्टर पे चेंज होना फंक्शनल, उसकी कैपेसिटी, तो उसको कहेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसको हम कहते हैं एफिकेसी भी कहते हैं। 0 से +1 होती है, यानी 0 -1 +1, सो पढ़ा था हमने जो ऊपर। अब आता है सम रिसेप्टर नेम। अब कुछ रिसेप्टर उनके नाम है, जैसे पहला जो रिसेप्टर है वो है ऑर्फन रिसेप्टर। ऑर्फन रिसेप्टर क्या है, ऑर्फन रिसेप्टर क्या होते हैं, इनमें क्या रहता है, नो फिजियोलॉजिक लिगैंड इज प्रेजेंट इन बॉडी, यानी डू नॉट हैव एंडोजीनियस लिगैंड, यानी कुछ इस पे क्या रहता है, ऐसे रिसेप्टर पे कोई कुछ बाइंड होगा ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं होता। ठीक है, बॉडी में बात हो रही है, हम बाहर से देंगे वो बाइंड होंगे, लेकिन जो बॉडी में हमारे मॉलिक्यूल रहते हैं प्रोटीन वगैरह, वो कुछ बाइंड नहीं होने वाले। कोई इसमें क्या है, जो एंडोजीनियस लिगैंड है, कोई बाइंड नहीं होगा। सो ऐसा हो जाता है हमारा ऑर्फन रिसेप्टर। इसमें एग्जांपल है बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर या सल्फोनिक यूरिया रिसेप्टर। ये आता है ऑर्फन रिसेप्टर में, बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर, सल्फोनिक यूरिया रिसेप्टर, सल्फोनिक यूरिया रिसेप्टर। ओके। अब आता है साइलेंट रिसेप्टर। साइलेंट क्या है, साइट एट विच ड्रग बाइंड बट नो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब ड्रग तो बाइंड हुआ है रिसेप्टर पे, लेकिन कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है ड्रग, वो जो रिसेप्टर है वो कुछ इफेक्ट ही शो नहीं कर रहा है, तो ऐसा कहा जाता है साइलेंट रिसेप्टर। ड्रग बाइंड तो होगी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा बॉडी में। इसमें आता है हमारा एग्जांपल है HS एल्ब्यूमिन, यानी ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, और सेकंड है ऑल प्रोटीन्स, यानी सारे प्रोटीन्स। तो ये होते हैं हमारे साइलेंट रिसेप्टर्स। ओके। अब अगला स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर, अब देखिए इसको इजी में बताता हूं मैं, ये डायग्राम छोड़िए, मान लीजिए सेल है, सेल पे एक रिसेप्टर हो रहेगा ही नहीं, एक रिसेप्टर तो होने नहीं वाला, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। हमने कोई ड्रग लिया या लीड मॉलिक्यूल हमने दिया बॉडी में, तो वो बॉडी में गया, वो क्या हुआ, उसमें जो मॉलिक्यूल है, वो जो सेल है उसमें बाइंड कर गए रिसेप्टर, जाके अटैच हो गए। अब इतने अटैच हो गए कि जो मॉलिक्यूल था या ड्रग था उसने अपना 100% एक्शन शो करा। ठीक है, शो कर रही है बाइंड होने पे, मतलब सफिशिएंट बाइंड हो गए। लेकिन क्या हुआ,
कि जो बाइंड हुआ था उसके बावजूद भी कुछ रिसेप्टर थे जो बच गए, उन पे कोई मॉलिक्यूल आया ही नहीं, कोई ड्रग आया ही नहीं बाइंड होने। क्यों नहीं आया? क्योंकि ड्रग ने पहले ही अपना 100% इफेक्ट शो कर दिया था, ठीक है, बॉडी पे। अब जो ये बचे हुए रिसेप्टर है, हम इनको ही कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर। सो इन्हीं रिसेप्टर को कहा जाता है स्पेयर रिसेप्टर। अब अगला आता है टर्मिनोलॉजी ड्रग एक्शन, ड्रग इफेक्ट। ड्रग एक्शन क्या है? कन्फॉर्मेशनल चेंज आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर, यानी जो ड्रग बाइंड करेगी रिसेप्टर पे उससे क्या है, एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। अब क्या है, इट कम टू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप कॉल्ड ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अब ये क्या है, इसमें भी इंटरमीडिएट स्टेप रहती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ऐसा होने में एक इंटरमीडिएट स्टेप आती है, उसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। तो ये था हमारा ड्रग एक्शन। अब देखिए ड्रग इफेक्ट क्या है। ड्यू टू दैट एक्शन चेंजेस इन बायोलॉजिकल फंक्शन। अब देखिए ड्रग ने जो एक्शन शो करा उससे बायोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस आए, तो उन्हीं चेंजेस को हम कहेंगे ड्रग इफेक्ट, यानी ड्रग का वो इफेक्ट हो रहा है। तो ये था। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म तो ये पढ़ेंगे हम। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म सबसे आईएमपी टॉपिक है, और इसमें जो सबसे आईएमपी एक और है इसके अंदर भी, वो है हमारा जीपीसीआर, मोस्ट आईएमपी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, सो ये पढ़ते हैं हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अब देखिए लेक्चर थोड़ा हो गया है 27 मिनट का, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। वैसे मैं सोच रहा था इस क्लास में कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं, अब इस टॉपिक को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। जीपीसीआर पढ़ेंगे हम, इजी है, ठीक है, समझा दूंगा अच्छे से, इजी है। फिर इसमें आयन चैनल है, आयन चैनल में थोड़ा सा ही है, ये इतना आयन पे नहीं है, मेन आपका जीपीसीआर पढ़ना है। आयन चैनल में थोड़ा बहुत है, वो बता देंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, ये बता देना है। ये होने के बाद कुछ है, कुछ पॉइंट्स टर्मिनोलॉजीज वो हम कर लेंगे डिस्कस। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे अगली क्लास में, और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए। सो मिलते हैं, बाय।